आज की क्लास में हम रूढ़िवाद के बारे में पढ़ेंगे। रूढ़िवाद को अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेटिज्म, या रूढ़िवाद का एक और नाम है अनुदारवाद। अनुदारवाद का मतलब क्या है या रूढ़िवाद का मतलब क्या है? कहीं कहीं आपको अनुदारवाद सुनने के लिए आएगा, कहीं कहीं रूढ़िवाद आएगा, और इंग्लिश नाम तो कंजर्वेटिज्म है ही। जरा बेसिक बात समझते हैं कि रूढ़िवाद का मतलब क्या है। अक्सर हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनसे बात करके हमें लगता है कि ये आदमी काफी रूढ़िवादी है। ठीक है, उसकी बातों में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आधुनिकता से बिल्कुल ही अलग हैं। पुराने ख्याल, पुराने बातें, ठीक है, पुराने ट्रेडिशनल चीजों को ज्यादा वो फॉलो करता है। तो फिर हम कहते हैं ये आदमी कंजर्वेटिव है या रूढ़िवादी है। ठीक है, तो एक मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि रूढ़िवाद का मतलब क्या है कि ये पुराने ख्यालों में, पुराने विचारों में, पुरानी बातों में यकीन रखते हैं और उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके आधुनिक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में बात करें तो रूढ़िवादी पुराने सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में यकीन रखते हैं। आप देखिए, प्राचीन काल से चले आ रहे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समूह जो समाज में आज भी विद्यमान है, इसको रूढ़िवाद मानता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे समाज में कि वो कहते हैं कि भाई अगर आपको बाइक लेनी है तो स्प्लेंडर ले लो, हीरो की बाइक ले लो। पहले हीरो होंडा एक हुआ करता था तो लोग कहते थे कि हीरो होंडा की बाइक ले लो, आज कहते हैं हीरो की बाइक ले लो, स्प्लेंडर ले लो। क्यों? क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। उनको विश्वास है कि ये ठीक ठाक चल रहा है। अब उनको कह दें कि आप ये, सर जी ये नई बाइक आई है आप इसको ले लें, तो 25 बार उसको वेरीफाई करेगा, उसको चेक करेगा, और जब उसको यकीन होगा कि नहीं ये ठीक लग रहा है तो तब उसको खरीदेगा। कहने का अर्थ यह है कि जो समाज में, यानी स्प्लेंडर का प्रभाव समाज में पहले से है तो इसलिए स्प्लेंडर खरीद रहा है। कुछ नई बाइक आ जाए किसी भी कंपनी का, इवन हीरो ही नई बाइक लॉन्च कर दे, उसको कहेगा नहीं नहीं इसमें तो बस ऐसे है, ऊपर ऊपर ये फाइबर है, ये गिरेगी तो टूट जाएगी, ये माइलेज नहीं देगी, फलाना ढिमका, 25 तरह की बहाने। तो कहने का अर्थ यह है कि जो समाज में विद्यमान चीजें हैं और काफी पहले से चली आ रही हैं उस पर यकीन रखते हैं। अचानक से कुछ चेंज हो जाए, जिसको कहते हैं ड्रास्टिक चेंज अंग्रेजी में, इसको ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि भाई इसको हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? इनका यकीन है कि कोई भी विचारधारा, कोई भी नई बात अचानक से आ जाती है या क्रांति के द्वारा ला दी जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्वगुण संपन्न हो, उसमें सारी की सारी अच्छाइयां ही हो, उसमें बुराइयां भी हो सकती हैं। तो हम क्यों नई बातों को मानने जाएं? इनका प्रश्न होता है। तो ये कहते हैं कि परिवर्तन हो, ये परिवर्तन के खिलाफ नहीं है। ये कहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन अचानक से ना हो, ड्रास्टिक ना हो, क्रांति के द्वारा ना हो, क्रमिक रूप से स्लोली एंड ग्रेजुअली, लहे 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 चल रहा है। ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। अब ग्रेजुअल चेंज होगा
तो अगर उसमें कुछ बुराई भी रहेगी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। और अचानक से चेंज हो जाए, मान लीजिए कि आज के डेट में डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारी कंट्री में, और अचानक से चेंज करके मोनार्की ला दिया जाए, राजा का शासन हो जाए या मिलिट्री रूल हो जाए। आजकल बहुत सारे लोग मिलिट्री रूल के फेवर में बात करते हैं कि एक बार मिलिट्री रूल आ जाए ना तो जितना भी करप्शन है समाप्त हो जाएगा। अरे भैया, दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं और इसमें आपको बुराई नजर आ रही है तो मिलिट्री में तो आप बंदी बना लिए जाएंगे, आपके अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। तो क्या है, डेमोक्रेसी एक आजमाया हुआ नुस्खा है, काफी पहले से चला आ रहा है, और अचानक से हमारी कंट्री में मिलिट्री रूल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो रूढ़िवादियों के हिसाब से ये इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं इसको। तो हमने देख लिया कि प्राचीन काल से जो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्य चले आ रहे हैं, जो आजमाया हुआ नुस्खा है, उसमें रूढ़िवादी यकीन रखते हैं या अनुदारवादी यकीन रखते हैं। इनकी मूल प्रकृति क्या है? जैसा मैंने बताया, सीमित व क्रमिक सुधार में विश्वास। जो रिफॉर्म होना चाहिए, जो सुधार हो, थोड़ा थोड़ा करके हो और क्रम से हो। ऐसा ना हो कि एक ही बार बल्क में कर दिया जाए, समूह में हो जाए। यथा स्थिति में विश्वास रखते हैं। यथा स्थिति मतलब है, स्टेटस को अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब कि जो चीजें काफी पहले से चली आ रही हैं, जो समाज में प्रैक्टिस में है, वो चीजें बनी रहे, उससे छेड़छाड़ मत करो। अगर छेड़छाड़ करेंगे उसमें तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नया सिस्टम सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, ऐसा रूढ़िवादी मानते हैं। तो ये स्टेटस को में यकीन रखता है। यथा स्थिति, जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे। अगर सुधार भी करने की नौबत आए तो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल मामूली, जिससे ऐसा ना हो कि जो पहले प्रिवेलिंग सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और एक नया सा सिस्टम आ जाए। दूसरा, जैसा मैंने बताया, आमूल परिवर्तन व क्रांति का विरोध। अगर समाज में परिवर्तन आमूल आ जाए, अचानक से आ जाए, या फिर क्रांति के द्वारा आ जाए, तो इसका विरोध करते हैं। तीसरी इनकी प्रकृति क्या है? संपत्ति की संस्था का समर्थन, अभिजात वर्ग में आस्था। जो लोग शक्तिशाली हैं या अभिजात वर्ग के लोग हैं या इलीट जिसको कह सकते हैं, जिनके पास धन संपदा है, उनके विरोध में ये नहीं बात करते, उनमें इनकी आस्था है। क्योंकि पुराने टाइम से एक समाज का बिलीफ सिस्टम है, समाज ये मानता आ रहा है कि अभिजात वर्ग जो है समाज में एग्जिस्ट करता है, वो काफी समझदार होता है, उनके अंदर समझदारी होती है, वो शिक्षित लोग होते हैं, तो समाज के लिए बुरे नहीं है, वो समाज के लिए अच्छा है। और समाज में जो संपत्ति की संस्थाएं हैं उनको होना चाहिए, क्योंकि समाज की उन्नति में वो सहायक होती हैं। समाज के लिए कोई बुरी बात नहीं होती, इनको खत्म नहीं करना चाहिए। अगला ये कहते हैं, आंगिक राज्य में ये विश्वास रखते हैं। आंगिक राज्य मतलब क्या? जो राज्य है ना, स्टेट, उसकी अवस्था हमारे शरीर के अंगों जैसी है, इसलिए क्रमिक विकास होगा। हमारे शरीर का विकास कैसे होता है? अचानक से ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो जाता है, अचानक से एकदम खटखट खटखट शरीर में चेंजेस आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम छोटे होते हैं, हमारा शरीर धीरे 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 करके बढ़ता है। इसी तरह से ये राज्य को आंगिक मानते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के अंग धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके उनमें सुधार होता है, उनमें विकास होता है, इसी तरह से राज्य भी विकास करेगा, क्रमिक रूप से विकास करेगा। क्योंकि ये मानते हैं समाज परिवर्तनशील है और में इसमें परिवर्तन जो है निरंतर चलता रहेगा। यहां पे देख सकते हैं, परिवर्तन अनवरत प्रक्रिया है, डिजरायली कहता है।
परिवर्तन रुकने वाला नहीं है, वो सुधार होता रहेगा। ठीक है। इससे संबंधित कुछ विद्वान हैं, प्रमुख विचारक इसके। अरस्तु। अरस्तु क्यों इस कैटेगरी में आया? जैसा आप अरस्तु के विचार को जब पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी फिलहाल के लिए जाने कि अरस्तु कुछ मामलों में कंजर्वेटिव था। यह मानता था कि एक समाज में दो तरह के लोगों की बात यह किया, एक जो है दास होगा और दूसरा उसका मालिक होगा, स्वामी होगा। और हमेशा कुछ लोग, ये कहता है, अरस्तु कहता है कि कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं। जो शासन करने के लिए पैदा होते हैं उनको स्वामी की कैटेगरी में रखता है, और जो शासित होने के लिए होते हैं उनको ये दास की कैटेगरी में रखता है। आज के हिसाब से थोड़ा कंपेयर करके देखिए, क्या आज के डेट में आप किसी को दास बना सकते हैं? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को परमिशन देता है, इस बात को अलाउ करता है आप किसी को दास बना ले? आइडियली, आदर्श के रूप में, प्रैक्टिस में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं बना सकते। लेकिन यह दास की बात करता है, यह शासित कुछ लोग होने के लिए पैदा होते हैं, यह बात करता है। यानी एक हिसाब से ये कंजर्वेटिव दिमाग का है, ये रूढ़िवादी दिमाग का है। लेकिन अरस्तु के बाद ह्यूम को आधुनिक रूढ़िवाद का अग्रदूत, क्योंकि जो अरस्तु का टेन्योर था वो काफी पुराना था। ठीक है, जब छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, सिटी स्टेट जिसको कहते थे। लेकिन आधुनिक काल में ह्यूम को आधुनिक रूढ़िवाद का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत मतलब इसको आप प्रवर्तक या पिता नहीं कह सकते। अग्रदूत मतलब कि ये ज्यादा बढ़ चढ़ के बात करता था, इसकी ज्यादा वकालत करता कि नहीं ऐसे ऐसे समाज होना चाहिए, पुराने ख्यालों में, पुराने विचारों में हमें यकीन रखना चाहिए, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एडमंड बर्क एक है जिनको रूढ़िवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, यानी इसको फादर कह सकते हैं। तो रूढ़िवाद का प्रवर्तक कौन है? एडमंड बर्क। ठीक है। कुछ और विद्वान है जैसे बेंजामिन डिजरायली, माइकल ऑक्सफोर्ड। आज के समय में समकालीन माइकल ऑक्सफोर्ड है, समकालीन देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, परिवर्तन अनवरत प्रक्रिया है, डिजरायली मानता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मोटा मोटी यह है कि रूढ़िवाद अचानक से परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। रूढ़िवाद क्रमिक सुधार में यकीन रखता है, आमूल परिवर्तन का विरोध करता है, क्रांति का विरोध करता है, संपत्ति की संस्था में यकीन रखता है, अभिजात वर्ग में आस्था रखता है, आंगिक राज्य का समर्थन करता है, राज्य का क्रमशः विकास होगा। लेकिन रूढ़िवादियों को यह मान लेना कि रूढ़िवादी किसी भी तरह का परिवर्तन चाहते ही नहीं है, यह गलत बात है। ये परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। अब जरा रूढ़िवाद और उदारवाद यानी कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म में फर्क देख लेते हैं। रूढ़िवाद और उदारवाद में अंतर। सबसे पहला आप मान सकते हैं राज्य की प्रकृति। इसमें रूढ़िवादी के अनुसार राज्य की प्रकृति जो है, हमने पढ़ा, आंगिक है। रूढ़िवाद में राज्य की प्रकृति आंगिक है और उदारवाद में राज्य की प्रकृति
यंत्रवादी है। यंत्रवादी मतलब क्या कि राज्य को व्यक्ति ने बनाया है अपने लाभ के लिए, ठीक है। और क्योंकि यंत्र के समान, यंत्र मतलब समझते इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल स्टेट भी एक राजनीति पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बात किया है, रॉल्फ मिलीबैंड, इंस्ट्रूमेंटल स्टेट की बात करते हैं। अभी फिलहाल ये राज्य को यंत्रवादी मानते हैं। यंत्र का हम प्रयोग क्यों करते हैं, यंत्र क्यों बनाते हैं, हमें जरूरी होता है। मान लीजिए कि ट्रैक्टर एक यंत्र है, अब उसका काम क्या है, खेत जोतना। हमें जरूरत महसूस हुई खेत जोतने के लिए, हमने ट्रैक्टर बना दिया। हमें माल ढोने के लिए ट्रक की जरूरत है, हमने ट्रक बना दिया। उसी तरह से समाज में एक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, एक राजनीतिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो कि कुछ ऐसी एंटिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसी बॉडी होनी चाहिए, हमने राज्य बनाया। तो उदारवादियों के अनुसार राज्य यंत्रवादी है। इसमें जो है व्यक्ति का जो स्थिति है वो सामूहिक है। इसमें अलग अलग, सामूहिक मतलब व्यक्ति जो है समूह में रह के अपना विकास करता है, अपनी उन्नति करता है। उदारवाद में हमने देखा था जब पहले की क्लासेस में कि व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग है, एक आर्टिकल की भांति, एक अणु की भांति है, और हर आदमी अलग अलग अपना विकास कर रहा था। इसलिए व्यक्ति की स्थिति ये सामूहिकता में विश्वास रखता है और ये अलग अलग मानता है। रूढ़िवाद और उदारवाद दोनों समाज में लोगों के हितों के लिए, लोगों की भलाई के लिए समूह बनाने की बात करते हैं, हित समूह की बात करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं ना जिनके कुछ हित होते हैं और मिलजुल कर अपना हित साधने के लिए स्टेट के सामने अपनी डिमांड रखते हैं या अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये दोनों, रूढ़िवाद और उदारवाद, दोनों समूह बनाने की बात करते हैं, साहचर्य बनाने की बात करते हैं। लेकिन अंतर कहां पे आता है? उदारवाद के अनुसार ये नए नए साहचर्यों की बात करता है। मतलब उदारवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति बहुत तरह के नए नए साहचर्य, नए नए समूह बना सकता है अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए। लेकिन ये नए नए की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि आजमाए हुए साहचर्य, ये मानते हैं कि जो समाज में आजमाए हुए समूह हैं या साहचर्य हैं या हित समूह है, उनके द्वारा ही, उनके आधार पर ही व्यक्ति अपने हितों की बात कर सकता है, उनके माध्यम से अपने हितों की बात कर सकता है। 25 तरह के नए नए बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा रूढ़िवादी मानते। एक अंतर यह है, चौथा, राज्य के अधिकार के बारे में। उदारवादी हमने देखा ये मानते थे कि राज्य का अधिकार अहस्तक्षेपवादी होगा, लेजस फेरे। इसमें राज्य अहस्तक्षेपवादी होगा। लेकिन उदारवादियों के इस बात को रूढ़िवादी नहीं मानते। ये कहते हैं कि राज्य अहस्तक्षेपवादी नहीं होने चाहिए, राज्य के कुछ अधिकार होने चाहिए। राज्य हस्तक्षेप करेगा, लेकिन
कितना करेगा? उतना नहीं करेगा जितना सकारात्मक उदारवादी कहते। सकारात्मक उदारवादी तो राज्य को कल्याणकारी राज्य बना देते थे। राज्य के बारे में कहते थे कि राज्य वो हर काम करेगा जो व्यक्ति के भलाई के लिए होगा। लेकिन ये रूढ़िवादी उतना भी अधिकार नहीं देते। ये नहीं कहते कि राज्य सब कुछ करेगा। ये कहते हैं कि राज्य अगर कल्याणकारी बन जाएगा तो फिर तो व्यक्ति के कुछ अधिकार बचेंगे ही नहीं। तो इसलिए रूढ़िवादी एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। ना शास्त्रीय उदारवादियों की भांति राज्य को हस्तक्षेपवादी मानते हैं और ना ही सकारात्मक उदारवादियों की भांति राज्य को ज्यादा अधिकार देते हैं, कल्याणकारी मानते हैं। एक बीच का रास्ता अपना के चलते हैं, हस्तक्षेपवादी बीच का रास्ता। ठीक है, मतलब रूढ़िवादी राज्य को आंगिक मानते हैं, यंत्रवादी मानते हैं। ये समूह में व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। ये अलग अलग व्यक्ति इंडिविजुअल होकर अपना विकास करेगा। इसमें समूह की स्थिति जो है वो ये ऐसी होगी जो पुराने जमाने से चली आ रही है। उसी समूह में व्यक्ति रह के अपना विकास करेगा, ठीक, अपने हितों की बात करेगा। इसमें लोगों के अगर 25 तरह के हित हैं, 50 तरह के हित हैं, तो 50 अपने अपने हित के अनुसार नए नए ग्रुप बना सकता है। ठीक है, इसमें राज्य के अधिकार हस्तक्षेप होगा, लेकिन एक मिडिल पाथ में होगा, मिडिल वे में होगा। उदारवादी तो पूरा पूरा खत्म कर देते हैं, सिर्फ सुरक्षा मामले ही रखते हैं, बाकी मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप हो, राज्य इंटरवेन करे, लेकिन कितना करे? उतना नहीं जितना सकारात्मक उदारवादी कहते थे। ये कहते थे राज्य एक मिडिल वे अपनाए, मिडिल पाथ अपनाए और व्यक्ति को कुछ अधिकार रहने दे और कुछ कुछ चीजों पर यह अधिकार राज्य हस्तक्षेप करे, राज्य को यह अधिकार है। रूढ़िवाद में एक नई शाखा आई जिसे कहते हैं नव रूढ़िवाद। ठीक है, देखिए, नव रूढ़िवाद सिर्फ नाम है। ऐसा नहीं कि नव रूढ़िवादियों ने एक नई बात रख दी, कुछ नया विचार दे दिया। ये बेसिकली अमेरिका में आए। और देखिए अमेरिका में क्या है कि वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, यानी जो काले अंग्रेज जिसे कहते हैं। अमेरिका में दो तरह के अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। बराक ओबामा काला अंग्रेज, हमारे जैसे काला। तो अमेरिका में काले अंग्रेजों को उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके ग्रोथ के लिए अमेरिका की सरकार कुछ कंसेशन देती है, कुछ रियायत देती है। ठीक है, क्योंकि यह माना जाता है कि अमेरिका में जो काले अंग्रेज हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर अभी भी पिछड़े हुए हैं। इसके लिए उनको शिक्षण संस्थाओं में, यानी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कंसेशन मिलता है। उनको बेरोजगारी भत्ता के तौर पे कुछ चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, उनको खाने पीने, अनाज की व्यवस्था की जाती है। इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं अमेरिका की सरकार करती है। तो जब नव रूढ़िवादी लोग आए अमेरिका में, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बंद होना चाहिए। ये जो अमेरिका की सरकार कर रही है, सुधार की बात कर रही है, ये समाज में इसका गलत असर पड़ रहा है। ठीक है, इसको बंद कर देना चाहिए। अब ये बंद करने की वकालत करते हैं तो किस तरह से रूढ़िवादी हुए? देखिए, अमेरिका में एक दौर था जब अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को, जो आज के अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनको अफ्रीका से ले आया गया था खेतों में दास के रूप में, खेतों में काम करने के लिए। ठीक है, और जो श्वेत अंग्रेज थे, श्वेत अमेरिकन थे, उनके मालिक हुआ करते थे। आप जरा इनका इशारा समझिए। इनका इशारा है कि अश्वेत लोगों को, यानी जो काले लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, उनको रियायत देना बंद कर देना चाहिए। यानी
ये फिर से बढ़ते हैं पुराने समाज की ओर। पुराना समाज जिसमें श्वेत अंग्रेज का ज्यादा दबदबा था, ठीक है, और अश्वेत लोग खेतों में काम करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंजर्वेटिव हुए। इनमें कुछ नाम हैं, जैसे इनमें कुछ नाम है जैसे इरविंग इरविंग क्रिस्टल, इरविंग क्रिस्टल, डेनियल पैट्रिक, डेनियल पैट्रिक, मोइनहाइन, 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 नेथन ब्लेजर और डेनियल बेल। इरविंग क्रिस्टल, डेनियल बेल, मोइनहाइन, नेथन ब्लेजर और डेनियल बेल, ये 9 रूढ़िवादी विचारक हैं। हालांकि परीक्षाओं में 9 रूढ़िवाद से उतना नहीं पूछ रहा है, रूढ़िवाद से पूछ रहा है, तो रूढ़िवाद के बारे में मैंने बताया, तो उस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से 9 रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा आए, 9 रूढ़िवाद के रूप में एक लोगों का ग्रुप आया सामने अमेरिका में, जो ये मानते थे कि जो अश्वेत लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनको राज्य रियायतें देना बंद करे, ठीक है, ये काम ठीक नहीं है। जो सुधार की बात हो रही थी समाज में, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे समाज में सामूहिकता खत्म हो रही है, लोगों से जुड़ाव खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये रियायतें बंद होनी चाहिए। यानी ये फिर से अमेरिकन सोसाइटी को प्राचीन काल में ले जाना चाहिए। प्राचीन काल मतलब कि जब काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों के खेतों में काम किया करते थे, उनके घरों में काम किया करते थे, इस तरह इनका इशारा है, ठीक है। तो इनमें कुछ विद्वान सामने आए, इरविन क्रिस्टल, डेनियल पैट्रिक, मोइनहाइन, नेथन ब्लेजर, डेनियल बेल। डेनियल बेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेनियल बेल का नाम लेकर के 9 रूढ़िवादी कौन है, तो डेनियल बेल के बारे में पूछता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।